हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और हमने, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितना डाइपोल कितनी एनर्जी स्टोर होती है टॉर्क लगने के बाद, वो हमने एनर्जी निकाली थी। और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, या फिर अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इंसुलेटर को रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है। बाकी इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो पढ़ते हैं दिस इज़ यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल इक्वी प्लेस्ड लाइंस, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। सपोज करो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम पैरेलल इक्वी प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके बीच की स्पेसिंग लगभग सेम ही रखी गई है। ठीक है, दिस इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेट को बीच में यहाँ रख दें इस तरीके से, ये जो आपको प्लेट दिख रही है दिस इज़ ए कंडक्टर। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो इसके अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, वी नो दैट एवरी मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एटम विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैटर के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन इक्वल है अनइक्वल है उनकी कंडक्टिविटी आती है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मैटर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो और कंडक्टर में ये रैंडमली प्लेस्ड है, अपने अपने ऑर्बिट्स में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आप देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है जो हम जानते हैं, इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्क्रीन में आपको ये लेफ्ट से राइट जाती हुई नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, से टू स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स टूवर्ड्स नेगेटिव सोर्स, और स्क्रीन में नज़र आ रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ कहीं पे कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज ज़रूर रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और स्क्रीन के राइट साइड पे यहाँ कहीं पे नेगेटिव चार्ज ज़रूर प्लेस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है ना, तो इतना हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे स्क्रीन में दिखाई है, इफ़ इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जो है लेफ़्ट साइड में ज़रूर क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, और राइट साइड पे ज़रूर से नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर के जितने नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना, जितने नेगेटिव चार्जेस हैं ये सारे के सारे इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करके लेफ़्ट साइड आने की कोशिश करेंगे, और इस कंडक्टर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स के नेगेटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट करने की जाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव इस नेगेटिव की साइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है, अगर मैं आपको बेटा ऐसे दिखाऊं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस रैंडमली ओरिएंटेड हैं, पॉजिटिव कहीं पे है और नेगेटिव कहीं पे है। लेकिन जैसे ही आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस कंडक्टर के सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि हम मान रहे हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है इट हैड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होके नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे।
ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंडक्टर के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए हैं एज सुन एज इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कंडक्टर के अंदर भी ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करेंगी और अपने अपने नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है ना। तो इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इसको बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। पोलराइज्ड क्यों? क्योंकि कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हुए थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेन जो डिफरेंस है, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इंसुलेटर्स में बहुत सारे फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, इसीलिए इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, इट हैज़ मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके पास फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं तो वो सारे के सारे जो है लेफ़्ट राइट सेपरेट करेंगे। तो जो इंटरनल उनके सेपरेशन की वजह से, इंटरनल कंडक्टर के अंदर ये जो सेपरेशन की वजह से, चार्जेस सेपरेशन की वजह से, ये बहुत सारे चार्जेस हैं, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक जनरेट होती है जब तक कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये जो आपको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है, ये पोलराइजेशन का प्रोसेस कंडक्टर के अंदर, ध्यान रखिएगा ये कंडक्टर्स की बात हो रही है, इंसुलेटर्स की बात नहीं हो रही। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जनरेट होती है, ये तब तक जनरेट होगी जब तक ये एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर्स not insulators is equal to the external applied electric field, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये आप देख सकते हैं, अगर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को क्रॉस करके जा रही है, अगर ये इसके इक्वल है और आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि इनका डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करके कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दे देगा? 0। आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बिकम 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor becomes 0, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर आपसे जैसे किसी ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर कंडक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो हमें आंसर अकॉर्डिंग टू द वेटेज करना है। इफ इट इज 1 मार्क क्वेश्चन वी विल सिंपली राइट व्हेन कंडक्टर्स यानी कि बेटा मेटल्स, ठीक है ना, are placed in uniform external electric field, then the polarization occurs। पोलराइजेशन किसका बेटा? चार्जेस का, ठीक है, ऑफ चार्जेस occurs and an electric field is induced inside the conductor till it becomes
इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्जेस सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से सेपरेट होते हैं कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और वो इस तरीके से इंड्यूस होगी तब तक जब तक उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता। और क्योंकि उनका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor becomes 0। ठीक है, अब देखो बेटा, क्योंकि हमारी ये वाली इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया था, मतलब कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हम फिगर को कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए इस तरीके से, ठीक है, ये आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। आप इसके अंदर जैसे ही एक कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, कंडक्टर तक जाएगी और कंडक्टर के दूसरे एंड से ये बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर क्रॉस नहीं करेंगी। एक्चुअल में ऐसा है कि क्रॉस कर रही हैं, पर क्योंकि अंदर इक्वल अपोजिट फील्ड है तो हम कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते ही नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो फिगर कुछ ऐसा बनता है बेटा, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ये प्रैक्टिकली हमारे किस एडवांटेज में है, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में है। हम 8th क्लास से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बहुत भारी बारिश या फिर थंडर स्टॉर्म होता है और हम ओपन ग्राउंड में हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि हमें किसी भी पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। इट वुड बी बेस्ट कि अगर हम किसी कार के अंदर जाके बैठ जाएं सारे डोर्स और विंडोज़ क्लोज करके। उसका जो फिनोमिना है ना, जो उसका मेन प्रिंसिपल है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कैसे कि क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होता है कि जब हम अपने आप को गाड़ी के अंदर बंद करके रख देते हैं खूब भारी थंडरस्टॉर्म बारिश के टाइम पे, तो इन केस अगर लाइटनिंग होती भी है, अगर बिजली गिरती भी है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि सारा का सारा जो चार्ज है हमारा, वो कंडक्टर के सरफेस पे होगा, ठीक है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं तो हमें शॉक लगेगा नहीं, ना हमें करंट नहीं लगेगा, हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी जो है, कार जो है, वो मेटल की बनी होती है। मेटल इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, चार्जेस, करंट, ये सब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेफ हमारे लिए ये रहता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कि किसी पेड़ के नीचे शेल्टर लेने से अच्छा है कि हम किसी बंद मेटालिक चीज़ के अंदर अपने आप को कवर कर लें, ठीक है ना। तो ये जो हमें एडवाइस दी जाती थी, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसका प्रिंसिपल यही है। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 3 टर्म्स है ना, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, शील्डिंग मतलब बचाव, ठीक है ना। तो चार्जेस, रुके हुए चार्जेस से अगर हमारा बचाव होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक रीजन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल फ्री कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। मतलब कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक चार्जेस से उस रीजन को बचा लिया, शील्ड कर लिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसको करते कैसे हैं, दिस इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग द बॉडी टू बी शील्डेड इन द कैविटी। कैविटी मतलब कि खाली जगह,
खोखला जिसको होता है ना, उसको कैविटी बोलते हैं। कैविटी ऑफ द कंडक्टर एज इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेज इनसाइड द कैविटी। ये देखो, ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये अंदर से खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप जिस चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, ठीक है ना, सपोज करो ये कार है, आप अपने आप को करंट से बचाना चाहते हैं, आप अपने आप को इसके अंदर प्लेस कर लीजिए, तो हम कहेंगे दैट यू आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड, ठीक है। तो किसी भी कैविटी के अंदर अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं बीच में, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बचाने के लिए, तो उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो कैविटी है, ऐसा नहीं आपको स्क्रीन में स्क्वायर शेप की दिख रही है, इसी शेप की होनी चाहिए, ये सर्कल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल शेप की भी हो सकती है, ये कैविटी ट्रायंगुलर शेप की भी हो सकती है, या ये किसी भी आड़ी टेढ़ी शेप की हो सकती है, बस मेटल की होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसके सरफेस पे आएंगी और सरफेस से बाहर जाएंगी, सरफेस पे गिरेंगी और सरफेस से बाहर जाएंगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, शेप और साइज कैविटी का कुछ भी क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स, कि अगर हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, ठीक है ना, तो अगर एक इंसुलेटर को रखा जाए एक्सटर्नल फील्ड में तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो ये टॉपिक आपके डिटेल में, ठीक है ना। सो नाउ वी विल स्टडी behavior of insulators when placed in uniform external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम ये फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे किसी कंडक्टर को नहीं, इंसुलेटर की एक प्लेट को रखते हैं। इंसुलेटर्स के पास भी चार्जेस होते हैं, द ओनली डिफरेंस इज इन कंपैरिजन टू द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के पास बहुत ही कम फ्री चार्जेस होते हैं। तो अगर आपने यहाँ देखिए बेटा स्क्रीन में, अगर आपने कंडक्टर के केस में 4 फ्री चार्जेस दिखाए थे, तो इंसुलेटर्स के केस में ये ज़्यादा होंगे। एक्चुअली कंडक्टर्स के केस में हम थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, देयर आर मेनी फ्री चार्जेस, तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में इतने चार्जेस नहीं होते हैं। अगेन फिनोमिना वही रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्क्रीन में लेफ्ट से राइट जा रही है, इसका मतलब यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज का सोर्स था, और जिस डायरेक्शन में जा रही है टूवर्ड्स नेगेटिव, इन द स्क्रीन इट इज टूवर्ड्स राइट, तो वहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज का सोर्स होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है इंसुलेटर के जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ आ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो अपोजिट फेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। दी ओनली डिफरेंस विद द कंडक्टर्स इज दिस कि इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इंसुलेटर्स का डायग्राम बना देते हैं। ये इंसुलेटर्स के चार्जेस जैसे ही इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये पोलराइज हो गए। तो अभी भी जैसे कंडक्टर्स में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, तो इंसुलेटर्स में भी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज होगी, जिसको हम ईपी से डिनोट करेंगे। दिस ई इज अप्लाइड फील्ड एंड दिस, ये जो ईपी आपको नजर आ रहा है, दिस इज पोलराइज्ड फील्ड। ये सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर होती है, ठीक है ना। कंडक्टर्स के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक पोलराइज हुई थी जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो गई, क्योंकि उसके पास बहुत सारे चार्जेस थे, जितने ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में ये नंबर ऑफ चार्जेस बहुत कम है, तो जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होगा, ठीक है ना। होगा पोलराइजेशन, बिल्कुल होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, बट बिकॉज द चार्जेस आर वेरी लेस इन मैग्नीट्यूड एंड नंबर, ये जो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हैं दीज आर वेरी लेस, तो ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अज्यूम करो हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है,
अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जाए और 10 न्यूटन का फोर्स कोई दूसरा स्टूडेंट उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा तो ये बॉडी ना तो लेफ्ट जाएगी ना तो राइट जाएगी। लेकिन अगर किसी बॉडी को खींचने के लिए दिया जाए और कोई यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगे, तो ये फोर्स अपोजिट तो है लेकिन अनबैलेंस्ड है, एक ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और दूसरा कम लगा रहा है। तो इसकी वजह से ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में, जो बड़ा फोर्स है उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसके अपोजिट ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज तो हुई है, पर इंसुलेटर्स के केस में, नॉट फॉर कंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के केस में इसका डायरेक्शन अपोजिट तो है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इस वजह से ये कैंसिल नहीं करेगी। तो क्या करेगी, ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम कर देगी। कैसे कम करेगी, ये देखिए, ये एक बॉडी रखी है, इधर मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी तो आप बोल देंगे 10 न्यूटन। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी तो आप बोल देंगे 0 न्यूटन, क्योंकि 10 और 10 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपको इस तरीके का केस दिया जाए, इधर 10 न्यूटन है और अपोजिट है आपके पास 2 न्यूटन, और अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी तो आप बोलेंगे 10 - 2 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये इंटरनल अपोजिट पोलराइज्ड फील्ड है ईपी, दोनों इक्वल नहीं है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इंसुलेटर के अंदर वो हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वही हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर के अंदर प्रोवाइड कर देगा। दिस इज फॉर इंसुलेटर्स। जबकि कंडक्टर्स के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0 फॉर कंडक्टर्स। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारे चार्जेस थे, अंदर की पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के इक्वल थी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करके कितना दे दिया था, 0, बट फॉर कंडक्टर्स। लेकिन इंसुलेटर्स के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ठीक है, ये कम होके आपको E माइनस EP के बराबर का मैग्नीट्यूड दे देती है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो हमने पढ़ा था, दोनों का बिहेवियर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। In case of conductors, the net electric field induced is 0, and in case of the net electric field inside the conductor is 0, जिसकी वजह से हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इंसुलेटर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो एक्सटर्नल फील्ड को कट करके, कैंसिल करके 0 नहीं करती, बस उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम कर देती है। तो अगर हम अपने आप को इंसुलेटर प्लास्टिक की गाड़ी के अंदर अगर बंद करेंगे तो हम लाइटनिंग से नहीं बच सकते, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस दैट वी हैड टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ये जो इंसुलेटर्स हैं हम इनसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ रखा है डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन इंसुलेटर्स का यानी कि डाइइलेक्ट्रिक्स का डिटेल पढ़ेंगे, पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।